नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में, जिसमें हम सॉल्व करने वाले हैं 18 सितंबर 2020 को आई वर्कशीट्स को। ये कक्षा 10वीं की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 33। तो हर बार आपको पहले विज्ञान विषय की वर्कशीट आती थी, लेकिन आज पहले मैथ्स की और फिर विज्ञान की, तो कन्फ्यूज़ मत होना। पहले मैथ्स की आई तो पहले मैथ्स की सॉल्व करेंगे और फिर विज्ञान की सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं। वो हमको कहते हैं याद कीजिए और बताइए। एक तो ये याद करने के लिए बहुत बोलते हैं, और कोई बात नहीं, याद कर लेते हैं। तो याद कीजिए और बताइए। कैसे बताना है? साइन ए इज इक्वल्स टू 1/कॉस ए इज इक्वल्स टू 1 ये बताने हैं। तो फॉर्मूले लिखने हैं, एक बार फॉर्मूले लिख लेते हैं। थोड़ा जूम कर दिया मैंने आप ही के लिए इसीलिए। तो वो कह रहा है साइन ए 1/, तो 1 होगा बेटा कोसेक ए, और tan होगा 1/कॉट ए, सेक होगा 1/कॉस ए, और कॉस होगा 1/सेक ए, कॉट होगा 1/tan ए, और कोसेक होगा 1/sin ए। तो शुरू करते हैं आगे। क्या हम अलग अलग त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात कर सकते हैं? आइए कोशिश करें। तो देखिए, साइन 45 आंसर आया 1/2। कैसे? उन्होंने एक त्रिभुज लिया ए बी सी, जिसमें ए बी का मान है 1a, बी सी का मान भी है 1a, और ए सी का मान है √2a। ऐसा करके उन्होंने साइन 45 निकालने की कोशिश करी। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है p/h। अब p क्या है इसके अंदर? बी सी यानी कि a, और h क्या है? ए सी। तो a/a√2, तो उत्तर आ गया 1/√2। ऐसे ही cos 45 का निकाला हमने, तो cos 45 भी आया a/a√2, तो 1√2, और tan आ गया हमारा 1। कोसेक निकालने की कोशिश करी गई, तो कोसेक आया कोसेक 45 √2, सेक 45 भी आया √2, और कॉट आया 1। तो ये जो यहाँ पे किया है, ये भी एक तरीके से उन्होंने अलग अलग वैल्यूज़ निकाली है। तो दूसरे एक त्रिभुज में भी उन्होंने ऐसे ही वैल्यूज़ निकाली। अब आगे बढ़ते हैं। कुछ उदाहरण दिए हैं और त्रिकोणमितीय माप दिए हैं। तो ये त्रिकोणमितीय माप बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या मतलब होता है इस त्रिकोणमितीय माप को, मैं आपको बता दूं। त्रिकोणमितीय माप का मतलब होता है कि हम अलग अलग कोणों के लिए माप निकालते हैं। जैसे साइन की वैल्यू, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, और साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, और साइन 60 की वैल्यू √3/2, और साइन 90 होता है बेटा 1। ये सारी वैल्यूज़ अलग अलग एंगल्स की अलग अलग वैल्यूज़ हैं। अब जब यहाँ नीचे एक प्रश्न दिया है, उस प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं जो इन वैल्यूज़ पे बेस्ड है, और फिर बाकी प्रश्न देखेंगे। तो ये पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है कि निम्न कथनों का सत्य या असत्य लिखिए। तो पहला है साइन 60 और कॉस 30 बराबर है। तो साइन का मान देखते हैं 60 पे कितना है, √3/2, और कॉस का मान 30 पे भी √3/2, तो इक्वल है। तो हम लिखेंगे सत्य, क्योंकि ये सत्य है। साइन 45 कॉस 45, साइन 45 1/√2, कॉस 45 भी 1/√2, तो ये भी हमारा सत्य है। tan 60 और cot 60, तो tan 60 पे होता है √3, और cot होता है 1/√3। अब बेटा ये असत्य है। और आखिरी है cosec 30 और cot 30। cot 30 होता है √3, और cosec 30 होता है 2, तो ये भी आपका असत्य है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। इसके बाद अगले प्रश्न में वो कहता है कि समकोण त्रिभुज ABC, जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 5 सेंटीमीटर और एंगल AC भी 30 है, भुजाओं BC और AC की लंबाइयाँ ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले तो निकालते हैं इसका डायग्राम, और फिर सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो ये डायग्राम आपके सामने मैंने बनाया। डायग्राम में अब ध्यान से देखिए, AB का मान हमें दे रखा था 5, और BC का मान नहीं दे रखा, ना ही AC का दे रखा है। त्रिभुज में AC जो है वो H है, BC जो है वो इसका B है, त्रिभुज का बेस है, और ए बी इसका परपेंडिकुलर, इसका लंब है।
जिसका मान 5 है। साइन थीटा और थीटा की वैल्यू भी दे रखी है 30। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H। तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू P यानी कि 5, क्योंकि मुझे दे रखा है क्वेश्चन में, बटे में H नहीं दे रखा, लेकिन थीटा की वैल्यू 30 है तो साइन 30। और अगर हम पीछे देखें तो साइन 30 का मान कितना होता है, साइन थीटा 30 पे होता है 1/2। तो हमने यहाँ वैल्यू पुट कर दी साइन 30 की 1/2 बराबर 5/H। ये H वहाँ गया तो H गुणा 1 और 5 दूनी 10, तो H का मान आ गया 10 सेंटीमीटर। H क्या था, H तो AC था, तो AC का मान भी आ गया 10 सेंटीमीटर। अब कॉस का निकाला तो कॉस का फॉर्मूला होता है B/H कॉस थीटा, थीटा की जगह 30, B तो हमें नहीं पता, H लेकिन पता है, अभी भी निकाला ताज़ा ताज़ा एकदम 10। तो कॉस B हो गया हमारा, कॉस थीटा हो गया हमारा B/H, और कॉस 30 का मान होता है √3/2, और B बटे में H का मान 10 हमने अभी निकाला, गुणा कर दिया 10 गुणा √3, 10 √3 बटे में 2 बराबर B। तो B का मान कितना हो जाएगा, 2 से 10 कट जाएगा, 5√3। दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं एक बार। तो तीसरे क्वेश्चन में हमको दे रखा है एक चित्र, त्रिभुज का चित्र, और त्रिभुज के चित्र में हमसे क्या पूछा, त्रिभुज के चित्र में हमसे 3 भुजाएं उसकी दे रखी है, उसका लंब, उसका बेस, उसका परपेंडिकुलर, सब हमको दे रखा है। और सब देने के बाद हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि आप ये बताओ कि इसके निम्न अलग अलग जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उसका मान ज्ञात कीजिए। तो हमने कहा हम मान ज्ञात कर देते हैं, उसका मान ज्ञात करने में क्या दिक्कत है। और उसका मान ज्ञात कैसे करेंगे, देखिए आपके सामने है, इसका चित्र बिल्कुल आपके सामने मैंने बना दिया। ये 45 √2x x साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H। P में डाला P का मान यानी कि x, H में डाला H का मान √2x, x से x कट गया, आंसर आ गया 1/√2। कॉस थीटा का मान होता है B/H, x/√2x, कॉस थीटा आ गया 1/√2। टेन आ गया P/B, x/x, टेन थीटा आ गया 1/1। अब कॉसेक थीटा जो होता है वो साइन का उल्टा होता है, तो ये √2/1। सेक थीटा जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है, तो √2/1, और कॉट थीटा टेन का उल्टा, तो 1/1। कर लीजिए नोट डाउन, आपका आंसर आपके सामने है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की अगली वर्कशीट जो आपकी है वो है धातु और विज्ञान की। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं धातुओं के विभिन्न गुणधर्म। सबसे पहला है अम्ल के साथ धातुओं की अभिक्रिया, या सबसे पहले आपको सक्रियता श्रेणी बताएं। बेटा सक्रियता श्रेणी क्या होती है, क्रिया मतलब अभिक्रिया। तो सक्रियता श्रेणी होती है वो श्रेणी जिसके हिसाब से विभिन्न धातुएं अभिक्रिया करती हैं। सक्रियता श्रेणी की सूची में हम अवरोही क्रम में धातुओं को लगाते हैं। ये पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। ये जो कॉपर हाइड्रोजन से नीचे वाली धातुएं ये बहुत कम अभिक्रियाशील हैं, और सबसे ऊपर वाली धातुएं इतनी ज़्यादा अभिक्रियाशील हैं कि अगर हवा में खुला छोड़ दोगे तो आग लग जाएगी, इसलिए इनको हवा में खुला नहीं छोड़ सकते। मैग्नीशियम से सीसा तक की सभी धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं, और कॉपर से सोने तक की धातुएं सामान्य परिस्थितियों में किसी अन्य पदार्थ के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। जबकि जिंक, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम आदि धातुएं आसानी से ऑक्साइड बनाती हैं। हाइड्रोजन एक गैर धातु है, लेकिन इसे भी सक्रियता श्रेणी में शामिल किया गया है क्योंकि यह धातुओं की सक्रियता की तुलना में मददगार है। इससे हमें मदद मिलती है कि कैसे सक्रियता होती है। अब आगे समझते हैं कि धातुओं की अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया होती है। तो धातु तनु अम्ल से अभिक्रिया कर लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। धातुएं तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लवण और हाइड्रोजन गैस प्रदान करती हैं। ये अभिक्रिया से भी दर्शाया गया है। Na यानी कि सोडियम को HCl से अभिक्रिया करवाई तो NaCl नमक जिसे हम खाते हैं जमा हाइड्रोजन गैस बनी। जिंक को HCl से अभिक्रिया कराई तो ZnCl2 हाइड्रोजन गैस बनी। कॉपर तनु HCl के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता। जब धातुएं नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं होती, क्योंकि HNO3 एक प्रबल ऑक्सीकारक होती है जो उत्पन्न हाइड्रोजन को ऑक्सीकृत करके जल में परिवर्तित कर देता है। तो ये बहुत ध्यान रखने वाली चीज़ है।
कि नाइट्रिक अम्ल एक ऐसा अम्ल है जो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं करता जब वो धातुओं से अभिक्रिया करता है। फिर है अन्य धातु लवणों के विलयन के साथ धातु कैसे अभिक्रिया करते हैं। तो बेटा जो ज़्यादा अभिक्रियाशील, इससे बढ़िया मैं आपको समझाता हूँ, जो ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु होती है, जो अभिक्रिया श्रेणी में ऊपर आती है, वो कम अभिक्रियाशील धातु को उसकी जगह से हटा के खुद उसकी जगह ले लेती है। ये बहुत कॉमन सी अभिक्रिया है और नीचे यही दिखाने की कोशिश करी गई है। ये कॉपर सल्फेट का विलयन था, लोहे की कील डाल दी। अब यहाँ ध्यान से देखिए, कॉपर बेचारा यहाँ नीचे है गरीब और लोहा यहाँ ऊपर है। तो होता क्या है कि लोहा इस कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को हटा के खुद उसकी जगह ले लेता है। तो कॉपर सल्फेट का नीला रंग भी खत्म हो जाता है क्योंकि कॉपर सल्फेट ही खत्म हो गया। तो ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को उसकी जगह से हटा के खुद उसकी जगह ले लेती है। अभ्यास के प्रश्न हैं कि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को अभिक्रियाशील धातुओं में मिलाने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है, और जस्ते की तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ होने वाली अभिक्रिया लिखिए। तो मैंने प्रश्न आपके सामने ऐसे ले आया हूँ, अब इनके उत्तर करते हैं यहीं पे सामने, आपके सामने ही मैदान में आ गए हम। तो पहला है कि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रियाशील धातुओं के मिलने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है। तो बेटा हमेशा याद रखो, हाइड्रोजन गैस, हमेशा सिर्फ हाइड्रोजन गैस ही निकलती है। और साथ में एक और चीज़ उन्होंने कही है कि जस्ते का मतलब होता है जिंक की तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ होने वाली अभिक्रिया। तो जिंक हो गया Zn प्लस तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा ZnCl2 जमा हाइड्रोजन गैस। दूसरा प्रश्न देखते हैं, क्या होता है जब कॉपर सिल्वर नाइट्रेट घोल के साथ अभिक्रिया करता है। तो बेटा जब कॉपर सिल्वर नाइट्रेट की घोल के साथ अभिक्रिया करता है तो बाल जैसे सिल्वर के क्रिस्टल मिलते हैं तथा जो सिल्वर के क्रिस्टल मिलते हैं वो बिल्कुल बाल जैसे दिखते हैं और नीला कॉपर नाइट्रेट मिलता है। अभिक्रिया भी लिख लेते हैं। अभिक्रिया होती है Cu जमा सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है AgNO3 और हमें मिलता है Cu NO3 होल ट्वाइस प्लस Ag। अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, कॉपर सल्फेट का विलयन लोहे के बर्तन में रखा गया, यानी कि कॉपर सल्फेट CuSO4 को हमने रखा लोहे के बर्तन में। अभी आपको बताया, अभी समझाया कि लोहा तो ज़्यादा अभिक्रियाशील है, तो ये सीधे सीधे कॉपर को अटैक करेगा, उसकी जगह से हटा देगा और क्या बन जाएगा, FeSO4 जमा Cu। और इसी वजह से लोहे के बर्तन में छेद हो जाएंगे क्योंकि लोहा तो ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे। अभिक्रिया आपके सामने लिख दी। अब चौथा प्रश्न। चौथे प्रश्न में एक बहुत खास बात उन्होंने कही है। उन्होंने कहा कि 4 धातुएं हैं A, B, C, D। A जो है वो कॉपर का विस्थापन करती है लेकिन आयरन के साथ अभिक्रिया नहीं करती, यानी कि ये लोहे से कम अभिक्रियाशील है। B लोहे का विस्थापन कर देती है लेकिन जिंक से कोई अभिक्रिया नहीं करती, तो ये जिंक से कम अभिक्रियाशील है। C किसी से अभिक्रिया नहीं करती है, मतलब C तो बहुत ही कम अभिक्रियाशील है, लेकिन ये सिल्वर को हटा देती है, यानी कि C जो है वो सिल्वर से ज़्यादा अभिक्रिया करती है लेकिन कॉपर से कम, क्योंकि कॉपर से अभिक्रिया नहीं कर रही। और D किसी से नहीं करती, तो D सबसे कम अभिक्रियाशील है, यानी सबसे कम अभिक्रियाशील D है, उसके बाद C है, उसके बाद A है और सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील हमारी धातु B है। ये मैंने रफ में बनाया है, इसको कॉपी में नहीं लिखना।
अब चौथे प्रश्न का पहला प्रश्न है कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है। बिल्कुल आपके सामने मैंने बना दिया था ना डायग्राम रफ में। बी सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। दूसरा है, ये पहला पार्ट था, कि धातु बी को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाए तो क्या होगा। तो बी कॉपर का विस्थापन कर देगा। तो क्या अभिक्रिया क्या होगी, बी प्लस CuSO4 तो बनेगा BSO4 प्लस Cu। और तीसरा है कि A, B, C एवं D को अभिक्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में लगाइए। तो घटते हुए क्रम में सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील B, फिर A, फिर C और फिर D। तो कर लीजिए नोट डाउन, उत्तर आपके सामने है। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपने उत्तर लिख लिए होंगे, क्योंकि आपके साथ साथ मेरे साथ साथ ही आपने भी सॉल्व कर लिए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं फिर आज की अगली वर्कशीट पे, जो कि है हिंदी की। तो हिंदी में आज लिखा है कि इस सप्ताह की शुरुआत एक महत्वपूर्ण दिन के साथ हुई थी। आपको उस दिवस का नाम पहचान कर लिखना है। तो वो है बेटा हिंदी दिवस। हर साल 11 तारीख जो होती है, 11-12 तारीख के आसपास जो दिन होता है, उसे हम हिंदी दिवस के नाम से मनाते हैं। और इस यहाँ तक कि ये जो माह होता है इसे हिंदी माह भी कहते हैं कई जगह। आप इससे अपने रचनात्मक अंदाज में लिखने का प्रयास करें, जैसे रंग बिरंगे, खूबसूरत और आकर्षक तरीके से। अब इस दिवस पर एक अनुच्छेद लिखें। इस दिवस की पहचान के लिए कुछ संकेत इस कार्यपत्रक में भी छिपे हैं और उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई गई, जिसे आप अनुच्छेद में शामिल कर सकते हैं। तो चलिए लिखना शुरू करते हैं। तो ये क्या है, निबंध लेखन है, वाद विवाद, काव्य गोष्ठी, श्रुत लेखन प्रतियोगिता, कवि सम्मेलन, राजभाषा सप्ताह आदि पुरस्कार समारोह, राजभाषा गौरव पुरस्कार, राजभाषा कीर्ति पुरस्कार। सन 1939 में इस दिन का निर्णय लिया, जो भारतीय संविधान के भाग 17 के अध्याय के अनुच्छेद 343(1) में वर्णित है। तो ये हिंदी दिवस है, मैंने अनुच्छेद आपके सामने लिखा हुआ है, पढ़ लेते हैं। हिंदी दिवस। हिंदी दिवस को उस दिन की याद के लिए मनाया जाता है जिस दिन हिंदी हमारे देश की आधिकारिक भाषा बन गई। यह हर साल हिंदी के महत्व पर जोर देने और हर पीढ़ी के बीच इसको बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है, जो अंग्रेज़ों से प्रभावित हुआ। यहाँ युवाओं को अपनी जड़ों में के बारे में याद दिलाने का एक तरीका है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम कहाँ तक पहुँचे, हम क्या कर रहे हैं। अगर हम अपनी जड़ों के साथ मैदान में डटे रहें और समन्वयित रहें तो हम अपनी पकड़ मजबूत बना लेंगे। यह दिन हर साल हमें अपनी असली पहचान याद दिलाता है और देश के लोगों को एकजुट करता है। जहाँ भी हम जाएं, हमारी भाषा, संस्कृति और मूल्य हमारे साथ बरकरार रहने चाहिए। ये एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करते हैं। हिंदी दिवस एक ऐसा दिन है जहाँ हमें देशभक्ति भावना के लिए प्रेरित करता है। आज के समय में अंग्रेज़ी की ओर झुकाव है, जिसे समझा जा सकता है क्योंकि अंग्रेज़ी का इस्तेमाल दुनिया भर में किया जाता है और यह भी भारत की आधिकारिक भाषाओं में से एक है। यह दिन हमें यह याद दिलाने का एक छोटा सा प्रयास है कि हिंदी हमारी आधिकारिक भाषा है, बहुत अधिक महत्व रखता है। निष्कर्ष ये है कि जहाँ अंग्रेज़ एक विश्वव्यापी भाषा है और इसका महत्व को अनदेखा नहीं किया जा सकता, वहीं हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हम पहले भारतीय और हमारी राष्ट्रीय भाषा का सम्मान करना चाहिए। आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी को अपनाने से साबित होता है कि सत्ता में रहने वाले लोग अपनी जड़ों को पहचानते हैं और चाहते हैं कि लोगों द्वारा हिंदी को महत्व दिया जाए। तो बच्चों, हमने आज की सभी वर्कशीट्स को सॉल्व कर लिया और मुझे ये उम्मीद है कि आपको सभी वर्कशीट्स अच्छे से समझ भी आई होंगी। हम आपसे कल फिर मिलेंगे, कल के वीडियो में, जिसमें हम कल की वर्कशीट्स को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।